हेलो कैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल पे आपने देख ही लिया। आज हम बात करेंगे जो है इंटीग्रेशन के बारे में। जी हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है ये इंटीग्रेशन। और इसको समझना है क्योंकि देखिए, जब आप फिजिक्स की बात करते हैं और फिजिक्स में जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो हर प्रॉब्लम में कहीं न कहीं हम लोगों को, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हम लोगों को इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसी टॉपिक को, इसी डाउट को आपका क्लियर करेंगे कि सर इतना इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए कि हम लोग जो है फिजिक्स के जो काइनेमैटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ईज़िली हम लोग जो है सॉल्व कर सकें। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हुए उसमें मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन को। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह की प्रोसीजर होती है। आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो आइए ओपन करते हैं डिस्कशन को। मैं बहुत बेसिक सी चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बस इतना बेसिक सीखेंगे कि हम लोग जो है क्वेश्चंस को बना पाए। इंटीग्रेशन, देखो जो इंटीग्रेशन वर्ड है वो बना है इंटीग्रेट से, और इंटीग्रेटेड का मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ देना किसी चीजों को, ठीक है। सो इंटीग्रेशन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स भी इसको कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन को सीखा था उसी तरीके से आप जो है इंटीग्रेशन को भी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन में जो हमारी बेसिक अप्रोच होती है वो क्या होती है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, और होना भी चाहिए, कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या किस-किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 तरह से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे एक, और एक इंटीग्रल होगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर पहचान कैसे करेंगे कि इंडेफिनिट है या फिर वो जो है डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसकी पहचान जो है बहुत सिंपल है। क्या पहचान है? यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, विदाउट लिमिट। यानी कि यहाँ पर लिमिट नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है, या लिमिट हमें नहीं पता होगी कि किस इंटरवल में या किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा सर, विद लिमिट या विद इन लिमिट, ठीक है। लिमिट के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे। वैसे इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वाइड चैप्टर है, ठीक है, और कैलकुलस का हम कह सकते हैं, कैलकुलस की जान बसती है इसके अंदर। और अगर आप क्लास 12th मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर है। बढ़ते हैं आगे, बातों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात होगी डेफिनेट इंटीग्रल की। तो इनडेफिनेट यानी कि विदाउट लिमिट एंड विद इन लिमिट। अच्छा, कभी कभी आपने कुछ ऐसा देखा होगा अपनी फिजिक्स की किताब में, आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि इस तरह का सवाल आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरह लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। तो ये देख के ही हमें समझ नहीं आता, पहली बार किताब खोली, नई किताब लेके आए, पन्ने पलट रहे थे, पन्ना पलटा तो ये दिख गया, ये है क्या। तो बेसिकली यही है इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल मैंने यहाँ बनाया ना इस तरह से, ये जो सिंबल हम लोग यहाँ बना रहे हैं, ये सिंबल किसका है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। और ये dx का मतलब है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दें। तो देखो, इसका मतलब होता है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कि आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो सिंबल है, ये बेसिकली सिंबल है किसका? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और साथ ही साथ ये dx बताता है, ठीक है, कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर यहाँ पर dy लिख दूंगा मैं, तो इसका मतलब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और अगर मैं dz लिख दूंगा तो इसका मतलब आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी यहाँ पर जो है लॉजिक लगाना है आपने, कि आप देख लीजिए मैं पूरा जो है बोर्ड से हट गया हूं, आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली आप इंटीग्रेशन को सीख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सिंबल्स जो मैंने यहाँ बनाए हैं ना, इन सिंबल्स पे ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल्स क्या है। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ेंगे, अगली कुछ बात करते हैं आपसे कि कैसे इंटीग्रेशन को किया जाए। चलो, अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं, उन बेसिक फॉर्मुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है, स्टार बना के लिख रहा हूं, कि अगर इंटीग्रेशन आपको करना होगा x टू दी पावर n dx, अगर आपको करना होगा, देखिए मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उतना इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सके फिजिक्स में। तो आपने करना क्या है भाई, यहाँ पर x टू दी पावर n है, तो आप क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, ठीक है, और नई पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, एक पावर आपने प्लस कर दिया और नई पावर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे c, और c को हम लोग क्या बोलते हैं, c को हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल हो सकता है कि सर हम ये कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, तो इसका भी हम जवाब देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि जो पहला फॉर्मूला स्क्रीन पे आपके सामने है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि अगर x टू दी पावर n है, तो आप एक पावर को बढ़ा दीजिए और जो नई पावर आएगी उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या इतना आप याद कर पाएंगे? इतना आप याद कर पाएंगे? अगर आप इतना याद कर पाएंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये सी क्यों लगाया जाता है। इस सी के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 मैंने दिया था, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, x की पावर पे ध्यान ले जाइए कि x की जो पावर है वो कितनी है। x की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो आपने करना क्या है कि 2 में एक ऐड कर देना है 2 प्लस 1, और इसी नई पावर से डिवाइड कर देना है 2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट c लगा देना है। लेकिन अब तक हम ये नहीं समझ पाए ये c क्यों लगाते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ ये c लगाते क्यों है। आप प्रोसेस को सीखिए। तो यहाँ पर x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, यानी कि 2 प्लस 1 तो 3 होगा, x टू दी पावर 3, और नीचे देखिए डिवाइड में करेंगे 3, और प्लस क्या हो जाएगा, c। तो बेसिकली इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो आप पावर को आगे लेके आ रहे थे, और पावर को आगे लाने के बाद आप उसको इंटीग्रेट कर, सॉरी, पावर को आगे लाने के बाद एक पावर आप क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो आइए अब हम यूज बताएंगे आपको वो बात, जो बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई वी यूज why we use why we use integral constant why we use integral constant। अब इंटीग्रल कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन क्या है, एक एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन क्या है, एक एंटी डेरिवेटिव है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, मैं क्या कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे एफ डैश एक्स मिला, और वापस से मैं इसको इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे एफ एक्स मिलना चाहिए। भाई एंटी का मतलब तो यही होता है, एंटी का मतलब तो यही होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर आपने फिर से इंटीग्रेशन किया,
तो आपको वापस से फंक्शन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, मतलब मैं जो है इसको f डैश x लिखूं, या फिर आप इसको y कह दीजिए। अगर मैं dy बाय dx करूं, dy बाय dx का मतलब है आपने इसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि ये f डैश x होगा। तो ये आंसर कितना आएगा इसका 2x आएगा। आंसर कितना आएगा इसका 2x आएगा, ठीक। अब अगर आपको वापस वहीं पहुंचना है जहां से आप चले थे, तो आपको सलाह दी जाती है कि अब आप इसको वापस से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जरा देखिए क्या हम वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। नाउ अब हम चेक करके देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ डैश एक्स का, तो क्या हमें एफ एक्स मिलेगा, क्या हमें एफ एक्स मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन ये होगा 2x dx। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को 2 को बाहर ले जाएंगे और ये हो जाएगा x टू द पावर 1 dx। अभी इंटीग्रेशन करना सिखाया था, क्या करेंगे, पावर को पहले एक प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 1, और नई जो पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि ये होगा 2 और x स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको x स्क्वायर वापस मिला। यहां तक तो ठीक लग रहा है ना। यहां तक तो बढ़िया लग रहा है हमें कि भाई अगर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वापस मिल जाए। लेकिन क्या हो अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट हो। देखिए आपकी जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से बदल जाएंगी। तो एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक नए एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां देखिए अगर इस क्वेश्चन में मैं कहता कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब वापस से वही लॉजिक हम लगाएंगे कि हम पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और वापस फिर इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कि मिला या नहीं मिला। तो आपने इसको जो है डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx किया, यानी कि f डैश x ढूंढा। सो f डैश x क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर, पावर आ जाएगी एक पावर कम और 5 कांस्टेंट है तो अकेला है तो 0 हो गया। तो यानी कि f डैश x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2x मिली। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 2x मिल गई। तो क्या वो बात अभी भी सही है कि अगर हम किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर दें तो वापस हमें फंक्शन मिल जाएगा। इस बात को चेक करने का एक ही तरीका है कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, नाउ अब ध्यान से देखिएगा, वापस से मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये होगा एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये होगा इंटीग्रेशन 2x dx, 2 को मैं बाहर ले जाऊंगा और अंदर बचेगा x dx। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये होगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर पंगा हो गया बाबा, क्या दिक्कत आ गई कि फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन आपको मिला क्या, आपको मिला सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। इस बात से पता चलता है कि जब हम डेरिवेटिव कर देते हैं और वापस से उसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो होता है, कोई अगर कांस्टेंट रहा हो तो वो मिस हो जाता है। तो उस कांस्टेंट की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग सी का यूज करेंगे। इसलिए हम लास्ट जो आंसर आएगा उसमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट को प्लस करके लिखते हैं। बताइए क्या ये बात सही है कि हम लोग यहाँ पर सी क्यों लगा रहे हैं। सी हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव निकाला यानी कि इंटीग्रेशन किया तो कोई ना कोई जो कांस्टेंट रहा होगा फंक्शन में वो कांस्टेंट अब नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये आपको तभी पता चलेगा जब इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर इनिशियल कंडीशन ना दी हो तो आप कभी भी इस सी का पता नहीं लगा सकते। अच्छा यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि सी आपका 5 है, ठीक। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना देता इंटीग्रेशन 2x, ये मैं क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx।
अब आप कैसे कंफर्म करेंगे कि सी कितना है? सी 5 है, 2 है, -1 है, 100 है, कितना है? हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसकी कमी को पूरा करने के लिए लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं? एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देते हैं। बताइए कमेंट में, ये बात क्लियर है कि हम इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज क्यों कर रहे हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट का यूज करने के पीछे जो लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ जाइए। ये पूरा लॉजिक आपके सामने है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ और इंटीग्रेशन से जो है आपका पाला पड़ेगा, तो उनके लिए फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लिए जाए ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मूले पर। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, और एक एग्जांपल मैं लेता हूं इस बार रूट एक्स मान लीजिए मैंने आपको दे दिया और डीएक्स मैंने कह दिया। तो भाई प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस नहीं बदलेगा। आप रूट एक्स को पहले कैसे लिखोगे? आप रूट एक्स को पहले लिखोगे इस तरह से कि ये होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो x टू दी पावर 1/2 dx। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी हमने जो रूट एक्स लिखा हुआ था उसको हमने x टू दी पावर 1/2 लिख दिया। अब क्या करना है? अब इंटीग्रेशन की तलवार चालू। तो यानी कि जितनी पावर दी गई है उसमें एक प्लस कर देंगे, और जो नई पावर आएगी उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लगा देंगे। तो यानी कि 1/2 में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो x टू दी पावर 3/2, नीचे बनेगा 3/2 प्लस सी, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है? 2/3, 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस सी। बताइए, क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये कहानी समझ में आई? मैं आज की क्लास में आपको सिर्फ उतना ही सिखाऊंगा जितना जरूरी है, उतना ही बेसिक बताऊंगा मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं तो हम उस टॉपिक का बहुत छोटा सा हिस्सा सीख रहे हैं बस। आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक और जो है कंडीशन देता हूं, और एक कंडीशन कैसे, जरा देखिए, मजा लीजिए क्वेश्चन के साथ। इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, ये मैंने एक और कंडीशन आपको दी। मैंने कहा भाई इसको इंटीग्रेट करके बताओ। तो इसको इंटीग्रेट करने जब चलोगे तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे, x टू दी पावर 3 dx प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस 5 dx। क्या ऐसा कर सकते हैं? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुदेव 5 के साथ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, 5 के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा है, चिंता नहीं करेंगे। आप एक स्टेप और बढ़ाएंगे, x टू दी पावर 3 dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, कोई भी कांस्टेंट होगा उसे बाहर ले जाएंगे और अंदर जो होगा वो होगा आपका dx बचेगा। कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि सर आप यहां पर x टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो। लिख दिया मैंने, लीजिए, क्योंकि वहां पर x नहीं था तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैंने x टू दी पावर 0 लिख दिया। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा? एक पावर बढ़ाएंगे x टू दी पावर 4/4 प्लस एक पावर बढ़ाएंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 5। यहां x की पावर कितनी है? 0 है, तो 0 + 1 करोगे तो x की पावर 1 अपॉन 1, और लास्ट में एक कांस्टेंट c चिपका दीजिए। तो फाइनल आंसर आ चुका है x टू दी पावर 4/4 प्लस x टू दी पावर 3/3 प्लस 5x प्लस c। बताइए, क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई? कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट करके मुझे बताते नहीं हो कि ये बात आपको समझ में आई या समझ में नहीं आई। बताना तो चाहिए ना आपको, है ना? बताना चाहिए आपको कि ये बात मुझे समझ में आ रही है। जो आप बात बता रहे हो वो कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठ रही हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि कभी भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, इंटीग्रेशन dx, तो ये x प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt आ जाए तो ये t प्लस सी हो जाएगा।
ठीक है। इंटीग्रेशन dz आ जाए तो ये z प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका डी अल्फा आ जाए तो ये अल्फा प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डी बिल्ली आ जाए, ये बिल्ली मौसी है तो आंसर क्या आएगा, बिल्ली मौसी प्लस सी, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बातों को, और बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको देता हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 5x² प्लस 100, ये मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप इसमें वही दिमाग लगाना जो दिमाग आपने पहले लगाया था। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होगा, कांस्टेंट 5 का 5 रहेगा, x² हो जाएगा x⁻³ प्लस 100 ही रहेगा। 100 के साथ कुछ नहीं है, 100 के साथ सिर्फ dx आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन हुआ c प्लस 100 का, ये dx का इंटीग्रेशन x हुआ प्लस c। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देख लो, घबरा क्यों रहे हो। मान लो अगर मैं दे दूं इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 5 dx दे दूं, बड़ा सिंपल है। रूट एक्स को आप ऐसे लिखोगे x⁻1/2 प्लस 5 dx, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा x⁻3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। 5 के साथ सिर्फ dx है तो 5x प्लस सी, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर कितना है आपका 2/3 x⁻3/2 प्लस 5x प्लस सी, ये आंसर। सीख पा रहे हैं आप, ये बेसिक चीजें आपको सीखनी है। मैंने कहा कि मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना आपको फिजिक्स में फिलहाल यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, मान लो अगर मैं तुमसे ये कहूं, मान लो मैं ये कहूं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, मैं तुमसे कहता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इज, वो दिया हुआ है a इज इक्वल टू t² प्लस t प्लस 2, ठीक। और मैं आपसे बोलता हूं राइट वेलोसिटी फंक्शन, राइट इट्स वेलोसिटी फंक्शन। इसका वेलोसिटी फंक्शन लिखो, क्या होगा, इसका वेलोसिटी फंक्शन बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाता है, देखो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बनाना है आपको, तो आप क्वेश्चन को देखिए, ए दिया हुआ है आपको t² प्लस t प्लस 2, आप इसको लिख सकते हैं dv/dt, dv/dt इज इक्वल टू कितना, t² प्लस t प्लस 2, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए इसको dv इज इक्वल टू t² प्लस t प्लस 2, और यहाँ dt लिख दीजिए। अब आपको v को फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फंक्शन बनाना है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करेंगे सो इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन t² प्लस t प्लस 2 dt, सॉल्व कीजिए फटाफट। देखो dx का इंटीग्रेशन x आया था आपने बोला, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और यहाँ t² है तो t की पावर 3/3 प्लस यहाँ t की पावर 1 है तो t²/2 प्लस 2 अकेला है तो 2x। डिफरेंशिएशन में अकेले का 0 हो जाता था, अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 2 का कितना हुआ 2x, लास्ट में कांस्टेंट c लगा दीजिए, तो ये वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कितना मजेदार कंसेप्ट है कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में काम करना पड़े तो आप काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैलकुलस का बेसिक पता होना चाहिए, आपको बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए जहां फिजिक्स में यूज होगा ये, ठीक है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि भाई जो वेलोसिटी होती है, सॉरी जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, ये जानते हैं आप। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। और आप ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ds/dt होती है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इसे ds इज इक्वल टू v dt। अब आपको पता है कि भाई ये होता है u प्लस at dt, ठीक। अब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो ये कैलकुलस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आऊंगा मैं अभी इस पर डेफिनेट पर, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज अपने आप में बहुत बड़ा है।
चलिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर कभी दिखाई दे तो इसका इंटीग्रेशन आप log x लिखेंगे, और ये फॉर्मूला है, सॉरी। और अगर आपको कभी इंटीग्रेशन दिखाई दे e टू दी पावर x dx तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस सी लगाना ना भूलें। अगर आपको दिखाई दे कभी इंटीग्रेशन किसका, साइन x का, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस x प्लस सी होगा। और अगर आपको दिखाई दे कभी कभी इंटीग्रेशन कॉस x का, तो कॉस x dx अगर आपको करना पड़े तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस सी। बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा, इतना ही आप इसे याद रखें, ज्यादा और डिटेल में मत जाइए, इतने से ही काम बन जाएगा। तो जितने जो बेसिक फॉर्मूले में बता रहा हूं उससे काम चल जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो, ध्यान से समझो, ये बात भी याद रखो, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं, और क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax dx क्या होगा, तो जरा सब लोग सीखो, ये बहुत यूज होता है ये वाला। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी e की पावर में उसे एज इट इज रख लेना है, और x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, x के साथ एक्स्ट्रा a है तो उससे डिवाइड कर देना है प्लस। डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ठीक है सर, ई का मतलब क्या होता है विवेक, ई जो है यूलर कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है बच्चा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग यूलर कांस्टेंट, ठीक है, 2.303 इसका जो है वैल्यू होता है, इसको यूलर कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं, मान लो मैं कहता हूं कि e टू दी पावर माइनस ओमेगा टी है dt, इसका वैल्यू निकालो, इसका इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करो, तो जो e की पावर में उसे एज इट इज लिख लेना है पहले, और t के साथ देखना है एक्स्ट्रा क्या है, t के साथ एक्स्ट्रा माइनस ओमेगा है, उससे डिवाइड कर देना है प्लस। ठीक, जैसे मान लो मैं आपको आपसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x बताओ क्या होगा, तो घबराना नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 5x, और x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 5 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा प्लस। ठीक, सीख रहे हो। अब मान लो मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x dx दे दूं, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin 10x हो गया, और x के साथ एक्स्ट्रा क्या था 10, वो डिवाइड में चला गया। सीख गए भाई, 12th मैथमेटिक्स में आप इससे भी आगे सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन इतना ही होता है, लेकिन जितना आपके लिए फिलहाल जरूरी है उतना आप सीख लीजिए कि फिजिक्स में इतना जरूरी है सर, फिजिक्स में इतना, ये थोड़ा बहुत करना आना चाहिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन करो फिर हम लोग डेफिनेट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन करके देखो जरा, मान लो मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाता हूं, 5x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 100 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस e टू द पावर 2x प्लस साइन 3x प्लस रूट x प्लस और ये dx, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया, एक में ही लिख दिया मैंने सब कुछ, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक ही लाइन से सीख जाओगे सब कुछ। आओ जल्दी से देखो, एक ही लाइन में सीखोगे सब। कैसे सीखेंगे देखो, ये 5x टू द पावर 6 है, तो 5 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7/7, x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/5, 100 अकेला है तो 100x हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर है, ध्यान से देखो, 1/x स्क्वायर को आप लिख सकते हो x टू द पावर -2, जब आप x टू द पावर -2 इसको लिख सकते हो तो एक पावर बढ़ाओगे और नई पावर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपने लिखा है इसे x टू द पावर -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लेकिन इसमें ऐसा मत करना, 1/x में ऐसा मत करना, क्योंकि 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया मैंने, 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। हाँ, 1/x को छोड़कर x टू दी पावर 3 है, x टू दी पावर 4 है अपॉन में, तो आप उसको ऊपर ले जाए और इस तरह से करें, लेकिन अगर 1/x आ जाए तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, log x, फिर क्या है e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर 2x एज इट इज रहेगा, x के साथ एक्स्ट्रा क्या था 2, डिवाइड हो गया,
साइन 3x, तो साइन का इंटीग्रेशन हुआ cos 3x माइनस cos 3x, और x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 3, ये है आपका रूट x, तो x टू द पावर 1/2 है, तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लास्ट में एक c लगा दीजिए। ठीक है, देखो एक ही इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया मैंने, सारा उसी में बता दिया। तो ये कितना हो गया 5/7 x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 100x, और ये कितना हुआ, ये माइनस हो जाएगा, -1/x हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका log x, और ये हुआ आपका 1/2 e टू द पावर 2x। ठीक है, -1/3 cos 3x, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 2/3 e टू द पावर, और ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। एक ही एग्जांपल में मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इतना ही काफी है आपके लिए फिजिक्स में फिलहाल। जब हम आगे बढ़ेंगे किसी और चैप्टर में जब जाएंगे, अगर कोई वहां डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे टैकल किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन अगर लिमिट के साथ आ जाए तो सर क्या करेंगे। ठीक, कभी कभी आपने अपनी फिजिक्स की किताब में देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 और x स्क्वायर प्लस 2 dx। इसको बोलते क्या है, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल। अब सीखिए मेरे साथ, और अगर समझ में नहीं आएगा, कह रहा है कि सर सी से पहले, सी से पहले देखो जरा विवेक क्या कह रहे हैं, सी से पहले, सी से पहले यहां देखो विवेक, यहां पर x है। ठीक है, ठीक है, यहां पर x टू द पावर 3/2। ठीक है, वो हमने गलती से, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ना तो हमने ई लिख दिया उसको गलती से। आओ, अब इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये कैसा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट के साथ दिया हुआ है। तो घबराना नहीं है, जब लिमिट के साथ आपको, ठीक है, जब लिमिट के साथ आपको इंटीग्रल दिया जाए तो आपको इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है जैसे आप करते हो, बस लिमिट को रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो यहां पर x का स्क्वायर है, तो ये x टू द पावर 3/3 बन जाएगा, और 2 अकेला है तो उसके साथ x आ जाएगा। अब c नहीं लगाना है, c इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, अब c नहीं लगाना है। जब लिमिट के साथ कोई क्वेश्चन हो उसमें c का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की अपर वैल्यू रखेंगे। तो x की अपर वैल्यू क्या है, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको कहते हैं अपर लिमिट। और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह पर पहले 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1। अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगाएंगे, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगाएंगे, और अब x की जगह पर 0 रखेंगे, यानी कि लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 की पावर 3/3 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो कितना हुआ जरा ध्यान से देखो, ये हुआ 1/3 प्लस 2, और ये तो पूरा भैया ब्रैकेट 0 ही हो गया, यानी कि आंसर कितना आया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 7/3। अब ये कहां पर यूज होगा, देखो जरा, मान लो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं, एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे ये कहता हूं कि वर्क इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ, और मैं आपसे कहूं कि फोर्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, फोर्स आपको दिया गया है एक्स प्लस 3 सपोज मैंने दे दिया डी एक्स, और लिमिट दे दी मैंने 1 से 2, ये दे दिया मैंने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी बताइए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, W इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 अकेला है
तो 3x लगा देंगे और लिमिट कितनी है 1 से 2 लगा दिया, तो w इज इक्वल टू कितना आया। अब हम पहले x की जगह पर उसकी अपर वैल्यू रखेंगे, तो x की अपर वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 x की जगह पे 2 रखा, ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब x की लोअर वैल्यू रखी जाएगी, तो x की लोअर वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 1, तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हुआ 4 बाई 2 प्लस कितना 6 और यहां माइनस 1 बाई 2 प्लस 3, तो सॉल्व कीजिए इसे, ये हुआ आपका 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 और माइनस ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 बाई 2। आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये हुआ 8 माइनस 7 बाई 2, 8 दूनी 16 माइनस 7 बाई 2, 16 में से 7 गया कितना बचेगा, ठीक है 8 दूनी 16 में 7 गया 9 बच जाएगा, 9 7 16, 16 बाई 2, या 9 बाई 2 आंसर आ जाएगा, 9 बाई 2 आंसर। बताओ भाई ये सीखे, लिमिट रखना सीखे सब लोग, नहीं सीखे, जल्दी बताओ, आप लोग तो कमेंट करके नहीं बता रहे हो, लिमिट रखना सीखे, लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर वैल्यू रखते हैं फिर जो है लोअर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा तरीका है। अच्छा टिग्नोमेट्री के साथ भी आप कर सकते हो, मान लो टिग्नोमेट्री में दे दूं मैं आपको, देखो जरा ध्यान से, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन मैंने कहा कि भाई इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, ठीक है, और कहां से कहां तक करो, 0 से पाई बाई 2 तक करो, ये मैंने दे दिया, 0 से पाई बाई 2 तक करो, पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से पाई बाई 2 लग जाएगी। सबसे पहले अपर वैल्यू रखेंगे, सो माइनस कॉस पाई बाई 2, फिर माइनस कॉस 0, ठीक है, तरीका देख रहे हो आप, तरीका देख रहे हो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। अब cos पाई बाई 2 का मतलब है cos 90, cos 90 कितना होता है आपका बताइए, cos 0 आपका 1 होता है, cos 90 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस को आप बाहर ले, ये माइनस और cos 0 आपका 1 होता है तो माइनस 1, तो ये हुआ आपका प्लस 1, तो आंसर कितना है आपका 1 आ गया, आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया, समझ गए। जल्दी से बताओ जितने भी लोग अभी लाइव हैं, क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि लिमिट को रखते कैसे हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन और लिमिट के साथ इंटीग्रेशन, दोनों में कुछ अंतर है या नहीं, कोई डिफरेंस है या नहीं है, बोलिए फटाफट। अब एक और एप्लीकेशन बताता हूं मैं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन से आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, इंटीग्रेशन से आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं आप इंटीग्रेशन से, हाँ किसी भी ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ये मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया और मैंने कहा कि ये एक फंक्शन है एफ एक्स, और मैंने कहा ये एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स, ये सपोज कोई भी मैंने एग्जांपल दे दिया। अब मैंने आपसे कहा कि बताइए एक्स, जब एक्स की वैल्यू 1 थी और एक्स की वैल्यू 2 थी, सो 1 और 2 के बीच में बताइए कितना एरिया बनेगा, ये एरिया बताइए। तो बेसिकली आपसे क्या मांगा जा रहा है, आपसे इसका एरिया मांगा जा रहा है, तो एरिया निकालते कैसे हैं जरा ध्यान से समझिए, एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया जो होगा आपका वो होगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक, फंक्शन कौन सा है, फंक्शन आपका x टू दी पावर 3 प्लस एक्स है, एरिया किसके साथ निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया, तो dx आ जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक 1 से 2, ये लीजिए 1 से 2, सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 1 से 2 लगेगी, पहले x की जगह पे 2 रखो, तो 2 की पावर 4 बाई 4 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो 1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक सी बातें करी, मैंने आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने आपको एक सिंपल इंटीग्रेशन बताया कि एक साधारण इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा,
क्योंकि बार बार ये आपके सामने आते रहते हैं, तो इसलिए जरूरी था इन सब चीजों को जानना कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं, ठीक है। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और जब ये मेथड हम लोगों को लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस दिन मैं आपको वापस से रिकॉल करूंगा और मैं बताऊंगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, लिमिट को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। बने रहिएगा कैंफी ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट की वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप एक दिन के लिए हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिए। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान होगा, ठीक है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो।